स्वागत है आपका और आपके तजुर्बे की और आपकी इस अब तक के बाजार की अगर आप देखें जो आप पूरी की पूरी जर्नी रही उसमें ये शायद एक और अगर आप देखें मुश्किल सर अध्याय है। वी आर इन वॉर और आई थिंक क्रूड एट ऑल टाइम हाई, ऑलमोस्ट एट ऑल टाइम हाई 130। ये स्थिति सर अब आपको कैसी लग रही है? और जो लास्ट 10 दिन में हमने इस वॉर जोन में रिएक्शन देखा, निफ्टी ऑलमोस्ट 15,600 की ट्रैजेक्टरी में चला गया, ये डैमेज ऑलरेडी हो चुका है सर या फिर अभी और होना बाकी है? आज की तारीख में बहुत ही ज़्यादा अनसर्टनिटीज़ है क्रूड को लेके, अन्य कमोडिटीज से लेके, और जिस हिसाब से इन्फ्लेशन बढ़ेगा और उसका असर डिमांड पर आएगा, तो ये जो पूरा पिक्चर है वो बहुत ही मैंने पूरा बिगड़ गया है कॉर्पोरेट अर्निंग्स के लिए और कंज्यूमर सेंटिमेंट के लिए, मार्केट सेंटिमेंट के लिए, और एफआई की सेलिंग तो आ ही रही है इन बिग टाइम। सो मेरे ख्याल से आई थिंक इन्वेस्टर को एक बार वेट एंड वॉच मोड में चला जाना चाहिए। यू शुड जस्ट पेशेंटली लिव थ्रू दीज टर्बुलेंट टाइम्स एंड मार्केट एक लेवल पर सेटल होगा और फिर से तेजी की बाजार चालू हो जाएगी। कभी चालू होगी वो बोल नहीं सकते, लेकिन ये समय आपको काटना है। ये तो दिस इज अ ट्राइंग पीरियड है, परिश्रम का समय है जैसे बोलते हैं। अगर आपको कमाना है तो यू विल हैव टू गो थ्रू दिस पेन पीरियड for a few more weeks, few more months, maybe rest of the year, we don't know. लेकिन इसके बाद जो है वो फिर सुनहरी मौका आएगा और we will be back to blue sky zone as we have seen in the last 2 years. And again, equities will create great amount of wealth. But this period you have to just sit tight. अगर आप इस लेवल पे सब शेयर बेच के हार के बेच के निकल जाएंगे तो आप फिर से कभी ये मार्केट में एंटर नहीं हो पाएंगे। तो मेरी राय में यही है कि ऐसे समय आते हैं मार्केट में जहां कुछ भी कहना मुश्किल है और बहुत सारे न्यूज़ फ्लो आते हैं, बहुत सारे नेगेटिव डेवलपमेंट्स होते हैं, तो यू हैव टू जस्ट वेट इट आउट। इंटरेस्टिंग। तो वीरू ने बात की शुरुआत करी थी दीपन सर वो वॉर की बात करके, तो वॉर से होता क्या है, महंगाई बढ़ती है, ग्रोथ ठंडी पड़ती है। तो सब यही जानना चाहते थे इस वॉलेटिलिटी को कैसे नेविगेट करा जाए। आप कह रहे हो जस का तस पोर्टफोलियो बनाए रखें, अगर आपके पास क्वालिटी स्टॉक्स हैं, मैं इस वॉलेटिलिटी में इस समय पार्टिसिपेट ना करूं, साइडलाइन में बैठूं, समय आएगा तब फर्दर कैश डिप्लॉय करूं अगर है मेरे पास, तो अभी नहीं करूं, है ना? बिल्कुल बिल्कुल यही मेरा मैसेज है। तो दीपन सर कैसे डिसाइड, जब क्लैरिटी पूरी आ जाएगी कि वॉर थम गया है तो फिर मेरे हाथ में बाजार लगेगा नहीं, ये भी मुझे पता है, उतने ही शार्प अपटिक्स आएंगे, तो मैं कब किस चीज का इंतजार करूं, कैसे डिसाइड करूं कि ये सही समय है? एक डेटा पॉइंट है, आप देख सकते हैं। हाँ। अगर आपको सही में मानना है कि ये टर्न अराउंड हो गया है मार्केट, तो एक डेटा पॉइंट हैज टू चेंज एंड दैट इज एफआई सेलिंग। जिस हफ्ते एफआई की सेलिंग पॉजिटिव हो जाती है, you can be rest assured कि बॉटम बन गया। I mean, it could be that bottom is formed even with FI selling. पर जब तक ये FI selling आ रही है इस लेवल से, इस क्वांटम में, तब तक ये मार्केट ऐसा दबा हुआ ही रहेगा। लेकिन एक लेवल आएगा, could be these levels could be 5% lower, could be 10% lower, कि FI की बाइंग चालू हो जाएगी। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आप सबसे सेफ जोन में हो, आपका शायद मूड नहीं रहेगा खरीदने के लिए, आप खुद नेगेटिव जोन में चले जाएंगे, आपका सेंटिमेंट बिगड़ जाएगा, बट दैट इज द पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन यू शुड बी लुकिंग एट एंटरिंग द मार्केट। और दूसरी बात यह है कि एक ऐसा भी सिचुएशन आता है जो हम कहते हैं मार्केट में कैपिटुलेशन, कि जो अच्छे स्टॉक्स है 15-20% 1-2 हफ्ते में गिर जाते हैं। That's the second point to watch out for. Then you know that जो सेलिंग प्रेशर है वो इंटेंसिफाई हो गया है और अभी माने जो भी लेवरेज प्लेयर्स है, जो भी वीक प्लेयर्स है, सब निकल चुके हैं और फिर इस लेवल से आपको खाली 5% की डाउनसाइड रिस्क है, लेकिन बढ़ने के चांस पूरे 30-35-100% भी हो सकते हैं। सो एक्सट्रीम पेसिमिज्म एंड व्हेन एफआईज टर्न पॉजिटिव, these are the two, either of these two data points or events whenever they occur, then I would feel very confident of buying in this market. तो इन दोनों को रखिएगा नजर पे। $1 बिलियन की जो आजकल सेलिंग आ रही है, बहुत एफआईआई की सेलिंग बढ़ रही है। जब एफआईआई की सेलिंग अबेट हो, खत्म होती हुई नजर आ रही हो, एफआईआई पॉजिटिव हो जाए, फ्लोज पॉजिटिव होना शुरू हो, एक बढ़िया इंडिकेशन वो होगा हमारे लिए। दूसरा, बहुत एग्रेसिव एक्सट्रीम पेसिमिज्म, बढ़िया मार्की नेम्स 1-2 हफ्ते में बहुत सीरियस कट दिखाना शुरू करें, जब उस फेज में बाजार चला जाए तो फिर डाउनसाइड रिस्क उन लेवल से फिर बहुत ज्यादा नहीं होगी, शायद वो एक एक्यूमुलेशन का जोन हो। अब दीपन सर, अगला सवाल फिर मेरा ये, जब पता चल जाए कि ये जोन पे आ चुका है बाजार, तो
फिर से सब कुछ खरीदने लगूं या कुछ सिलेक्टिव होना है, और सिलेक्टिव होना है तो फिर क्या खरीदना है? ये आपको बिल्कुल सिलेक्टिव हो जाना चाहिए और हर एक सेक्टर में ऐसे कुछ स्टॉक्स है विच आर वेरी गुड, विच आर बेटर देन द पीयर ग्रुप, और जिनकी बिजनेस मॉडल है, जिनकी स्ट्रेंथ्स है, वो बाकी अन्य कंपटीशन से कई ज़्यादा है, एंड दे हैव बीन ह्यूज वेल्थ क्रिएटर्स इन द पास्ट एंड नाउ दे आर अवेलेबल एट वेरी अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस। आप हमेशा खरीदना चाहते हैं लेकिन आप खरीद नहीं पाए क्योंकि दे वर ऑलवेज रैलिंग. For example, and with due disclosure that we may be looking at buying these stocks or we may have invested in stocks, the strategies जैसे कि बैंकिंग और एनबीएफसी, तो आपको बैंकिंग एंड एनबीएफसी में सबसे जो बढ़िया स्टॉक है विच हैज बीन अ ह्यूज वेल्थ क्रिएटर इज बजाज फाइनेंस. तो अगर आपको लगता है कि हाँ ठीक है मार्केट सेटल हो गया है और अभी डाउन साइड रिस्क कम है, यू कुड लुक एट बाइंग बजाज फाइनेंस. You could look at buying ICICI Bank, which has really turned around its operations, and you could look at Kotak Mahindra Bank, which is the best in class. फिर आते हैं सॉफ्टवेयर सेक्टर पर. यहाँ पर आपने देखा है कि Infosys has been a big outperformer, लेकिन हमारा प्रेफरेंस जो है would be for mid cap IT stocks जो बहुत ही selective verticals में फोकस कर रहे हैं, जैसे कि टाटा एलेक्सी है, या फिर Persistent Systems है, या फिर KPIT है, Mindtree. I think these have been solid outperformers. इनकी growth rates have been higher than industry growth rates and they have been quoting at premium valuations. लेकिन अभी ये correction की वजह से you may have found that they have corrected by 25-30% and therefore going forward जब वो maintain करेंगे ये growth rates, you will find that they will again start to significantly outperform. Cement में top pick has to be Shree Cement, जिसने पूरा जादू कर दिया है cement industry में पिछले 10 सालों में. The way they have grown organically, they are the lowest cost cement player in the world and they are looking at huge expansion as well as inorganic growth. तो always trading at a premium valuation, लेकिन अगर आपको चांस मिलता है तो आप सीमेंट में ये खरीद सकते हैं. फिर engineering construction में Larsen and Toubro, which has created a lot of value in subsidiaries, और जिसकी order book position की वजह से 3-5 साल तक कोई problem नहीं होना चाहिए as far as their revenues are concerned. You can look at buying into Larsen and Toubro when there is complete duress in the market. फिर बिल्डिंग मटेरियल्स में है तो जो सबसे दो बढ़िया कंपनी है बिल्डिंग मटेरियल में, एशियन पेंट्स, एस्ट्रल पॉली, एस्ट्रल लिमिटेड. They have created huge wealth. They grow at significantly higher growth rates and were always trading at premium valuation. इनकी PE मल्टीपल 70-80 के आसपास रहती थी. अगर वो आपको 50-60 में मिल जाती है then that's a good entry point for these companies. और ऐसे ऐसे आप हर एक सेक्टर में आप जाके देखते जाएंगे तो आपको ऐसे कुछ से चुने हुए you will find such gems which you can look at investing. Consumer oriented में look at Titan, you can look at Enfield. ऑटो में मारुति बहुत ही बढ़िया लगता है, टाटा मोटर्स. तो these were companies जो आप names जानते थे. You knew that they are very good companies, they are winning companies, they have created good wealth, corporate governance standard अच्छे है, balance sheet अच्छी है, उनकी बहुत ही खासी strengths है because of they are able to grow. But they were trading at premium valuations and you could never buy them. But now this is a good time to look at such a portfolio. दीपन जी, एक और बात आपने अगर आप देखें अभी ऑटो को, कैपिटल गुड्स को, बैंक्स को, आईटी पे अपनी राय रखी. हिस्टोरिकली अगर आप देखें इतिहास में एक ट्रेंड था, एक प्रचलन था, एक रीत थी. कहा जाता था कि टर्बुलेंस में और अनसर्टेनिटी के फेज में आप चाहिए डिफेंसिव्स की तरफ. डिफेंसिव्स का एक अंश आपने आईटी को छू लिया. लेट्स टॉक अबाउट द रेस्ट टू. आई मीन फार्मा और साथ ही साथ आपका एफएमसीजी. डिजास्टर्स क्वार्टर रहा सर, लास्ट 2 क्वार्टर्स एफएमसीजी के लिए. और फार्मा में जो CY20 में पैसा बन गया वो पैसा बन गया, लेकिन उसके बाद अब पैसा नहीं बन रहा. इन दो स्पेस पे आपका टेक क्या है सर? देखिए एफएमसीजी पर हमारा व्यू नेगेटिव है और उसकी वजह यह है कि काफी सारे जो सब वर्टिकल्स है, जो कैटेगरीज है, वहां पर मेच्योरिटी आ गई है. They are not able to grow volume at even high single digit, और pricing pressure, competitive pressure और जो modern trade की वजह से I think that the best years for FMCG are behind them, so I wouldn't look at FMCG. लेकिन जो consumer oriented stocks है, I think you could look at buying into new consumer oriented stocks. जो आम आदमी की जो spending है, that is gradually changing away from soaps, toothpaste, shampoo, oil. It is going into QSR, it is going into entertainment, it is going into home improvement, it is going into travel. I think we are, as a nation, we are moving up the value chain.
और ये जो 3 4 5 सेक्टर्स है which benefit from rising consumer spending, you could look at that and you can buy the leaders in them. For example, मैंने टाइटन कहा आपको, QSR में जुबलिएंट फूड वर्क्स काफी करेक्शन आ चुका है, और ऐसी बात नहीं है कि आप अभी पिज्जा ऑर्डर नहीं करेंगे या बाहर रेस्टोरेंट्स में नहीं जाएंगे. So you can look at that sector. Then within the building material, we spoke about Asian Paints. We also spoke about Astral. There are other companies over there, especially consumer appliance companies जैसे कि Voltas है या फिर Havells India है. You could look at those companies. और हाल ही में Crompton Consumer है जिन्होंने ये गांधी appliances को acquire किया. I think that's also a solid blue chip company. Then within travel, I think I'm never very fond of travel companies per se, but airlines देखिए, I know that Indigo is under tremendous stress because of rising oil prices, but the stock has corrected 28-30%. और अगर और 10-15% गिर जाता है, then it's a good entry point. और अगर आपका view 3 से 5 साल का है, then this company certainly will continue to grow at very high mid-teens kind of growth rates. Within entertainment space, you could look at even PVR, which is trying to look at the acquisition and growing its entire network. So ऐसे चुने हुए आपको जरूर मिलते जाएंगे stocks, but avoid FMCG. That is what I'm trying to say, is that these are the new FMCG sectors and one should be focusing on those. इनफैक्ट दीपन जी, मैं वाकई अगर आप देखें, आपसे यही प्रश्न पूछने वाला था ट्रेवल्स एंड टूरिज्म QSR सेगमेंट में, और उस पर आपने अपनी टिप्पणी दे ही दी, तो उस सब प्रश्न पे जाने का दोबारा मतलब नहीं है. लेकिन अब आते हैं सर रियल स्टेट स्पेस पे. अभी भी अगर आप देखें कि जो लास्ट पॉलिसी थी उसमें अगर आप देखें गवर्नर साहब ने रेट्स बढ़ाने का संकेत नहीं दिया. हालांकि अब आगे की पॉलिसी में क्या होगा अभी कहना अगर आप देखें मुश्किल है. इतने बड़े अगर आप देखें क्रूड के जंप के बाद जो इन्फ्लेशनरी प्रेशर आएगा उस पर पॉलिसी रिएक्शन क्या होगा, इसको तय करना भी उसमें वक्त है. लेकिन सर आप रियल स्टेट स्पेस पे और होम इम्प्रूवमेंट सेगमेंट में, इसमें स्पेशली लास्ट 3 क्वार्टर्स में लोगों ने नवंबर से पहले काफ़ी पैसा बनाया है. इस डिप में आप इस स्पेस में क्या करेंगे सर? कि रियल एस्टेट में हमारा व्यू बहुत ही पॉजिटिव है, और इसकी वजह यह है कि जो साइकिल्स है रियल एस्टेट में, दे आर रियली लॉन्ग साइकिल, दे लास्ट फॉर 8 to 10 years or so. और ये जो पिछली उनकी नेगेटिव साइकिल 3, I think that's over somewhere around 2020 or 21 or so. और अभी सेंटिमेंट बहुत ही बढ़िया है रियल एस्टेट में. रियल एस्टेट कंपनीज themselves have remodeled themselves. They have gone through transition. उन्होंने पूरा अपना बिजनेस मॉडल चेंज कर दिया था. तो पहले क्या था कि they were just going on acquiring land bank, और उनकी valuation was based on land bank. Now उनकी जो focus है, that is more on monetization, on cash flow and on sales. And they are launching new projects only when they are seeing good demand, and existing projects fill up होते जाते हैं. They're able to complete existing projects, then they're looking at setting up new projects. और रेरा की वजह से एक डिसिप्लिन आ गई है कि आपको ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करना ही है, and you have to make the delivery and you have to do it in time, otherwise damages बहुत ज्यादा है. So that is preventing real estate players from over trading. At the same time consolidation हो चुका है सेक्टर में, और कुछ ही बड़ी कंपनियां ही रही है. So you can take your pick. I think there are many companies जहाँ पर आपको comfort है, you can go over there. अगर आपको एक सबसे bluest of blue chip चाहिए तो Godrej Properties है. फिर उसके बाद है DLF and Macrotech, which are amongst the largest real estate companies in India. And then there are niche players like Shobha Developers, Prestige is there, which are doing exceedingly well. You can look at any of them. I think they all will give very good returns going forward. दीपन सर से जो चाहिए था वो तो वीरू मिल चुका है. बहुत बढ़िया वो स्टॉक पिक्स, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज. जब बाजार घूमने की कगार पे हो, घूमेगा कब वो भी दीपन सर ने बिल्कुल क्लियर कर दिया. और फिर घूम गया, घूमने की तैयारी हो रही है, तो क्या खरीदना है वो पूरी तरह से हमारे पास है. मैं रैप अप कर दूंगा. दीपन सर, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए और इस बढ़िया स्टॉक पिकिंग के लिए. क्या खरीदना है आप सुनिए. अगर आप बैंकिंग एनबीएफसीज में जाना है तो बार्की नेम्स, वो बजाज फाइनेंस, वो आईसीआईसीआई बैंक, वो कोटक महिंद्रा बैंक रखेगा रडार पे. आईटी, सब एक्सपर्ट्स बुलिश है, पर आईटी में कहां जाना है, वो जो स्पेशलाइज करती हैं मिड कैप आईटी कंपनीज, उनको रखेगा रडार पे. कोई टाटा एलेक्सी, कोई पर्सिस्टेंट, कोई केपीआईटी, कोई माइंडट्री. इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन मेजर लार्सन एंड टूब्रो, वो बिल्डिंग मटेरियल्स में एशियन पेंट्स, वो एस्ट्रल लिमिटेड, सीमेंट में श्री सीमेंट, जो गजब का ओवर द इयर्स रिटर्न्स देती चली आ रही है, उसको रखेगा रडार पे. इस करेक्शन में इस तरह के स्टॉक्स खरीदने हैं.
वो कंज्यूमर ओरिएंटेड कंपनीज में टाइटन, इनफील्ड, मारुति, टाटा मोटर्स, कोई क्रॉम्पटन कंज्यूमर जिसने हाल में एक बड़ा एक्विजिशन कंज्यूमेट करा, इन स्टॉक्स को रखिए रडार पे। इनफैक्ट इवन इंटरग्रुप एविएशन यहां से और थोड़ा सा करेक्ट होता है तो एक्यूमुलेशन जोन में आएगा अगर आपका होराइजन 3-5 साल का है। कोई पीवीआर को रखिएगा रडार पे जो रह रहे कि आप वापस तेज दिखाने की कोशिश कर रहा है। ये वो स्टॉक्स हैं। कब खरीदना है? जब एफआई की सेलिंग दिखती है स्क्रीन पे खत्म होती हुई, एफआई की बाइंग की तरफ तब्दील होते हैं तो एक इंडिकेशन होगा, या फिर एक कैपिटुलेशन नजर आए भारतीय बाजारों में, एक्सेसिव सेलिंग, वो एक्सट्रीम पेसिमिज्म, वो होगा समय जब भारतीय बाजारों में आपको एक्यूमुलेशन की शुरुआत करनी है। आप बाजार को कैसे अप्रोच कर रहे हैं, और ये जितने भी फैक्टर्स थे लाइक आई मीन यूक्रेन, रशिया, टसल, क्रूड एट 140, क्या वो सारा का सारा रिस्क जो है या फिर जो टेंशंस थी वो इस प्राइस में फैक्टर्ड इन है आपके मुताबिक? नमस्कार। देखिए, ये जैसे आपने कहा, सिचुएशन काफी डायनेमिक है, फास्ट मूविंग है, फ्लूइड है और अनप्रेडिक्टेबल है। तो उसमें कोई एक व्यू लेके चलना एडवाइजेबल नहीं है। सो हम मेंटली बेसिकली इसको 3-4 सिनारियो में डिवाइड कर लेते हैं, और फिर वो जो बेस्ट केस और वर्स्ट केस सिनारियो है उसकी प्रोबेबिलिटीज क्या है, इंटरमीडिएट जो रियलिस्टिक सिनारियो है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, वो हिसाब से जजमेंट लेने का ट्राई करते हैं। क्योंकि कोई बहुत ही एक्सट्रीम नेगेटिव या बहुत ही एक्सट्रीम पॉजिटिव इवेंट का एक्सपेक्टेशंस करके अगर हम ट्रेडिंग करें या पोर्टफोलियो बिल्ड करें तो उसमें बड़ी गलती होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। सो एज ऑफ नाउ हम लोग स्टॉक बाय स्टॉक, सेक्टर बाय सेक्टर देख रहे हैं। जैसे आपने कहा कमोडिटीज है फॉर एग्जांपल, उसमें काफी एक्सट्रीम्स तक वैल्यूएशंस देखे हमने, प्राइसेस देखे कमोडिटीज के। ऑयल तो हमको पता ही है, गोल्ड भी ऊपर जा रहा है, जो एग्री कमोडिटीज है, फूड प्राइसेस है, उसके भी काफी सारे डिस्ट्रप्शंस हैं, उसमें भी ऊपर जा रहा है। तो इन्फ्लेशन का एक माहौल है। सो वैसे तो देखें तो काफी सारे नेगेटिव्स भी हैं, बट ऑन द अदर हैंड हम देखेंगे तो पॉजिटिव ये भी है कि काफी सारे जो स्टॉक प्राइसेस हैं वो काफी सारे नेगेटिव्स को रिफ्लेक्ट भी कर रहे हैं। कितने अच्छे अच्छे स्टॉक्स हैं जो 20, 30, 40% डाउन हो चुके हैं। और अगर हम इंडिया के लिए, हम तो डोमेस्टिक इन्वेस्टर हैं, तो इंडिया के लिए 2, 3, 4 साल का अगर व्यू लेके चलें तो काफी अट्रैक्टिव वैल्यूएशन प्रोपोजिशंस काफी सारे स्टॉक्स और सेक्टर्स में आ रहे हैं। तो धीरे धीरे करके जो है जैसे जैसे स्टॉक प्राइस दिख रहे हैं हमको अट्रैक्टिव, हम निबल करते हैं। और बेसिकली एक जो बड़ा थीम हम देख रहे हैं कि 2 साल 2020 से आज तक जो हमने एक्सटर्नली लिंक सेक्टर्स को अच्छा परफॉर्म करते हुए देखा, जैसे कि आईटी है, एक्सपोर्टर्स है, फार्मा है, हमें लगता है कि नेक्स्ट 2 से 4 साल में डोमेस्टिक इकोनॉमी लिंक सेक्टर्स और जो ओल्ड इकोनॉमी लिंक सेक्टर्स है उसमें शायद बेटर प्रोग्रेस रहेगा फ्रॉम द स्टॉक मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू। फेड का एक्शन, एग्जैक्टली रेट हाइक की प्रोसेस, पूरे साल में कितना रेट हाइक, आगे का जो इन्फ्लेशनरी प्रेशर का आउटलुक था उस पर तो अगर आप देखें सब्सटेंशियल अंतर आ गया है क्रूड के प्राइसेस को देखते हुए। तो ऐसे में वो स्पेस जिसने सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठाया था स्ट्रॉन्ग यूएस इकोनॉमी का, वो था आईटी पर आपकी राय क्या होगी? आपने देखा पिछले 3 महीने के डैमेज को नैस्डैक में और हमारे आईटी स्टॉक्स में। इस सब्सटेंशियल डिप के बाद आप लोगों की आईटी पे अप्रोच क्या है? देखिए, हमारे आईटी स्टॉक्स ने तो फिर भी अच्छा किया है, खास करके जो लार्ज कैप्स है वो इतना करेक्ट नहीं हुआ है। तो प्री पैंडेमिक से आज तक देखें तो इट्स बीन वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग सेक्टर्स, और हमारा व्यू भी काफी पॉजिटिव रहा है आईटी पे। लेकिन जैसे आपने कहा कि जो बेस्ट ऑफ द यूएस ग्रोथ है, बेस्ट ऑफ द ग्लोबल ग्रोथ है, स्पेशली वेस्टर्न वर्ल्ड का, वो मेरे ख्याल से हो चुका है। और आईटी का भी जो यूफोरिया था इन टर्म्स ऑफ जिस तरह से ऑर्डर बुक बढ़ रही थी, अभी भी काफी हेल्दी है, लेकिन इंक्रीमेंटली इससे बेटर होगा कि नहीं वो डाउटफुल है। तो मेरे ख्याल से 2 साल से हमारा भी बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव था आईटी पे, अभी भी रिलेटिवली पॉजिटिव है, लेकिन पहले से थोड़ा कम पॉजिटिव है। एंड आई वुड फोकस मोर ऑन द डोमेस्टिक सेक्टर्स नाउ। इसमें फाइनेंशियल्स आते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कैपिटल गुड्स वगैरह आते हैं, कंस्ट्रक्शन आता है, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी ऑटो आता है। तो मेरे ख्याल से अब बारी है इंडिया के डोमेस्टिक इकोनॉमी की, और ये भी होता जा रहा है कि कंट्रीज ज्यादा ही ज्यादा क्लोज होती जा रही हैं और डोमेस्टिक प्रोडक्शन पे ज्यादा इंपॉर्टेंस आ रहा है, और इंडिया भी यही कर रहा है। तो मेरे ख्याल से डोमेस्टिक सेक्टर्स पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। आजकल एक गोल्ड की बहुत चर्चा हो रही है, $2000, $2050। ये बताएं, यहां से 2022 के लिए
वीजा भी फिक्स्ड इनकम गोल्ड ज्यादा बेहतर प्लेस्ड है क्या? गोल्ड पे तो मैं एक्सपर्ट नहीं हूं, लेकिन फिक्स्ड इनकम में ये कह सकता हूं कि फिक्स्ड इनकम में जो अगर आप फिक्स डिपॉजिट करें तो अलग बात है, फाइनाइट ड्यूरेशन होती है, उसमें मार्केट नहीं होता, लेकिन इंटरेस्ट रेट्स धीरे धीरे करके ऊपर जाने ही है, और ऐसी सिचुएशन में फिक्स्ड इनकम जो है वो अंडर परफॉर्म करता है। तो मेरे ख्याल से इन एब्सोल्यूट टर्म्स फिक्स्ड इनकम के जो रिटर्न्स हैं वो इतने फॉर अ मार्क टू मार्केट बॉन्ड इतने अच्छे नहीं आएंगे। एंड गोल्ड का तो आपको पता ही है, इट्स अ हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन, तो शायद उसमें रिलेटिव अट्रैक्टिवनेस आ सकती है, बट एज आई सेड आई एम नॉट एन एक्सपर्ट इन गोल्ड, बट फिक्स्ड इनकम में हमारा व्यू तो डेफिनेटली ये है कि रिटर्न्स इतने बेटर नहीं होंगे। फिक्स इनकम में 2022 के लिए रिटर्न ज्यादा बेहतर नहीं होंगे। मीर सर, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए।